हाय डियर स्टूडेंट, मैं पवन शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पवंस क्लास में। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मंगलमय कामना मेरी ये है आप लोगों के लिए कि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छा सा अच्छा स्कोर क्लियर करें। आप जितना अच्छा स्कोर कवर कर पाएंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। तो मेरी भगवान से दुआ है मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के अच्छे से अच्छे नंबर आए। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको आज जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। स्टूडेंट्स, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं 100% आपकी समझ में आएगी। प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखें, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। 3 शब्द हैं आपके सामने, नाउन, फ्रेज और तीसरा इन अपोजिशन। वीडियो को समझने के लिए, सेंटेंसेस को समझने के लिए इन 3 शब्दों से परिचित होना बहुत जरूरी है। नाउन आप सब लोग जानते ही होंगे, बहुत शुरू से ही सीखे जाने वाला ये चैप्टर है। नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने लिखा हुआ भी है, नेमिंग थिंग्स आर नाउन्स। जिन चीज़ों के नाम होते हैं उन्हीं नामों को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, ताजमहल, आगरा आदि, ये आपने शुरू से पढ़ा होगा। अब हम समझ लेते हैं फ्रेज क्या है। ठीक है, ये जो सेंटेंस होंगे इनमें जो फ्रेज होगा वो किसी नाउन को ही प्रकट कर रहा होगा। मान लो शब्दों का समूह है, ठीक है, और उन शब्दों के समूह का अर्थ कोई नाउन ही होगा। और क्लियर बात यह है कि फ्रेज जो शब्द होते हैं उनमें वर्ब नहीं होती है। बिना वर्ब का जो शब्दों का समूह है उसको हम फ्रेज कहते हैं, जिसको हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। इसके लिए मैंने लिखा है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह विदाउट वर्ब, जिसमें वर्ब ना हो। वर्ब के बिना एक शब्दों का समूह ही फ्रेज कहलाता है। ठीक है, और ये ऐसा फ्रेज होगा जो किसी नाउन को ही प्रदर्शित कर रहा होगा। कैसा होगा जरा देखते हैं। माई इंग्लिश टीचर, मेरे अंग्रेजी के अध्यापक। मान लो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर नहीं आए हों, तो आप अपने फ्रेंड्स से ये भी कह सकते हैं आज हमारे इंग्लिश के सर नहीं आए हैं। तो इंग्लिश के सर का मतलब है, मान लो उनका नाम रमेश है तो आप ये कह रहे हो कि रमेश सर नहीं आए हैं। तो माई इंग्लिश टीचर रमेश सर को ही तो प्रदर्शित कर रहे हैं। और माई इंग्लिश टीचर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और जबकि रमेश एक नाउन है। तो माई इंग्लिश टीचर और रमेश एक ही व्यक्ति हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ये एक ही व्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं, किसी नाउन को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है एक ग्रेट इंडियन लीडर, एक महान भारतीय नेता। एक महान भारतीय नेता, मान लो अगर मैं ये कहूँ मोदी जी ने आज भाषण दिया, मैं ये भी कह सकता हूँ आज भारत के जो महान नेता हैं उन्होंने भाषण दिया। तो दोनों ही एक ही हैं। मैं कह सकता हूँ भारत के सबसे महान वैज्ञानिक, मैं ये भी कह सकता हूँ कलाम साहब, हमारे अब्दुल कलाम साहब हमारे भारत के महान वैज्ञानिक थे। तो हम कह सकते हैं, तो दोनों जो हैं हमारे भारत के महान वैज्ञानिक और कलाम साहब, ये दोनों एक ही व्यक्ति को तो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो शब्दों का ऐसा समूह जो किसी नाउन को प्रकट करे, जिसमें कोई वर्ब ना हो, उसे हम फ्रेज कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं अपोजिशन। अपोजिशन क्या होता है? इसका हिंदी अनुवाद है, मान लो अगल बगल होना, किसी के अगल बगल रखा होना। मैं खड़ा हूं, मेरे अगल बगल कोई और खड़ा है। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, 1 2 3, ये 3 बॉल्स हैं आपके पास। एक बॉल्स के अगल बगल ये है और इस बॉल के आसपास ये है। ये बॉलें हैं, जो बॉल्स हैं ये सब एक दूसरे के अगल बगल रखी हुई हैं। इसी कंडीशन को हम अपोजिशन बोलते हैं। किसी एक चीज के बिल्कुल समीप में, बगल में रखी हुई दूसरी चीज, इसे अगल बगल बोलते हैं। और इसको हम अपोजिशन का यूज क्यों करेंगे इन सेंटेंसेस में, ये जान लेना बहुत जरूरी है। मैंने लिखा हुआ है कि वर्ड्स प्लेस्ड साइड बाई साइड, शब्द या शब्दों का समूह प्लेस्ड जो रखा हुआ होता है साइड बाई साइड, अगल बगल या एक दूसरे के साइड से रखा हुआ होता है। प्रेजेंटिंग जो प्रस्तुत कर रहा होता है सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति को, प्लेस एक ही स्थान को, और थिंग एक ही वस्तु को। मतलब ऐसे शब्दों का समूह जो किसी नाउन के अगल बगल रखा होता है, और नाउन और शब्दों का समूह दोनों मिलकर किसी एक ही व्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम अपोजिशन बोलते हैं। आपने केस इन अपोजिशन पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैं आपको समझाने का और प्रयास करूं, जैसे मैंने लिखा है तुलसीदास। अब तुलसीदास एक नाउन हो गया, उसके बगल में एक फ्रेज रखा हुआ है जो तुलसीदास को ही प्रकट करेगा, चाहे आप तुलसीदास का नाम लें या ना लें, वही अपोजिशन की स्थिति है। द राइटर ऑफ रामचरितमानस, अगर मैं इतना बोल दूं द राइटर ऑफ रामचरितमानस, तो भी आप यही समझोगे तुलसीदास। और मैं सिर्फ
सिर्फ ये बोल दूं तुलसीदास तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा, इन्होंने रामचरितमानस लिखी है। अब तुलसीदास के बगल में शब्दों का समूह रखा हुआ है, इसी बगल में शब्दों का जो समूह रखा हुआ है इसी को अपोजिशन कहते हैं। मतलब या तो नाउन के बगल में कोई फ्रेज रखा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज इन अपोजिशन। अगर किसी फ्रेज की बगल में कोई नाउन रखा हो तो उसको हम बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। समझ लो, अगर ये नाउन है हमारा, इसकी बगल में एक फ्रेज रखा हुआ है जो इसी नाउन को प्रदर्शित करता है, ऐसी कंडीशन में ये फ्रेज इन अपोजिशन है, क्योंकि फ्रेज इस नाउन के अपोजिशन रखा हुआ है। अगर मान लो इस फ्रेज के बाद नाउन रखा होता और दोनों ही चीजें एक ही व्यक्ति को प्रदर्शित करती तो ऐसी कंडीशन में हम नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं। दूसरा है मेरा एग्जाम्पल, गांधी जी द नेशनल फादर, हमारे राष्ट्रीय पिता। अगर अब ये दोनों चीजें एक ही व्यक्ति को तो प्रदर्शित कर रही हैं, ये गांधी जी शब्द और ये शब्दों का समूह एक ही व्यक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, सिर्फ एक ही व्यक्ति को। और इन अपोजिशन में क्या रखा है, एक फ्रेज रखा है। अगर इस फ्रेज के बाद यहाँ पे मैं गांधी जी लिख दूं फिर वो नाउन इन अपोजिशन हो जाएगा। अभी क्या है, फ्रेज इन अपोजिशन। तो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपने मेन चीज पर कि कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को इनकी मदद से जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएं। कंडीशन क्या होगी कि आपके सामने या तो दो या तीन सेंटेंस रखे हुए होंगे, किसी एक सेंटेंस में कोई नाउन दिया होगा या और दूसरे सेंटेंस में कोई इस प्रकार का फ्रेज दिया होगा, माई इंग्लिश टीचर, ग्रेट इंडियन लीडर, कुछ भी दिया हो सकता है जो उसी नाउन को प्रदर्शित कर रहा होगा। कंडीशन नंबर एक। या फिर ऐसा होगा कि एक ही सेंटेंस में कोई नाउन दिया होगा और वर्ब के बाद कोई फ्रेज दिया होगा जो उसी नाउन को प्रदर्शित कर रहा होगा। जैसे सुरेंद्र इज माई फ्रेंड, सुरेंद्र मेरा मित्र है। ही इज ए लॉयर, वह एक लॉयर है। क्योंकि मैं सुरेंद्र को जानता हूं, एक बात कह रहा हूं, मान लो आप सुरेंद्र को जानते हो तो आप सुरेंद्र से क्या कह सकते हो, वकील साहब भी कह सकते हो, सुरेंद्र भी कह सकते हो। तो दोनों नामों से बुला सकते हो। और किसको बुलाओगे, दो अलग अलग व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति को। तो सुरेंद्र क्या है, एक नाउन है और इसके हिसाब में इसके लिए प्रदर्शित करने वाला एक फ्रेज है, शब्दों का समूह है, एक ये और एक ये। अब ये चीज और ये चीज दोनों एक ही तो है। सुरेंद्र इज माई फ्रेंड, सुरेंद्र मेरा मित्र है। ही इज ए लॉयर, वह एक वकील है। तो वकील कौन है, सुरेंद्र, मतलब सुरेंद्र जो कि वकील है वह मेरा मित्र है। तो हम इस सेंटेंस को क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये आपको समझना है। ये जो फ्रेज है मैं आपको समझा चुका हूं, इन अपोजिशन रखना है हमें इसको। हमें जो फ्रेज है वो नाउन के इन अपोजिशन रखना है या नाउन को फ्रेज के इन अपोजिशन रखना है। मतलब ये चीज और ये चीज सेम है, इसको लिखेंगे और इसके तुरंत बाद इस चीज को लिख देंगे, फिर ये हो जाएगा फ्रेज इन अपोजिशन। ठीक है, और बाकी वाक्य को हम बना देंगे। जरा कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखते हैं। सुरेंद्र, अब सुरेंद्र को प्रकट करने वाला हमारा फ्रेज यही तो है, तो इसको हम यहां लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे हल्का सा, ए लॉयर। ठीक है, सुरेंद्र ए लॉयर। अब इसका अर्थ निकलेगा सुरेंद्र जो कि एक वकील है, इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब सिंपल सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है, ये आपको पता होगा, मेरी पिछली वीडियोस आपने देखी हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। सिंपल सेंटेंस की पहचान यही है कि इसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो। और जबकि यहाँ से यहाँ तक एक सिंपल सेंटेंस ये है, यहाँ से यहाँ तक एक सिंपल सेंटेंस है ये है, इसमें ये है वर्ब, इसमें ये है वर्ब। अब इनको जोड़कर हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उसमें भी हमें एक ही वर्ब रखनी है। तो जो वाक्य के भाव को पूर्ण कर दे हमें वही वर्ब रखनी है। इस वर्ब को हमने खत्म कर दिया। अब जो ही है वो सुरेंद्र के लिए यूज हुआ है तो सुरेंद्र हमने लिख लिया, तो ही ऐसे खत्म हो गया। अब हमारे सामने एक अच्छा सा सिंपल सेंटेंस हमारा तैयार है। इसको एक तरीके से हम और भी बना सकते हैं, सुरेंद्र। ठीक है, अब ये जो है फ्रेज, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड कॉमा इज ए लॉयर, इज ए लॉयर। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब इस अगले सेंटेंस में और समझने का प्रयास करते हैं, समझ के ही जाना है आपको।
मिस्टर कलाम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिस्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। एवरीवन नोज हिम, हर कोई उनको जानता है। बहुत सिंपल सेंटेंस है, बहुत आराम से हम इनको बना सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। जैसे अब यहाँ मिस्टर कलाम नाउन है, ठीक है। अब इनको प्रदर्शित कौन सा फ्रेज कर रहा है, किससे हम पहचाने कि हम वही शब्द बोल दें और इनका नाम ना लेना पड़े, तो हम बोल सकते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, इतना हम कह सकते हैं। तो मिस्टर कलाम, ठीक है। कैसे कह सकते हैं हम यहां से सेंटेंस बनाएंगे। एवरीवन नोज, एवरी वन नोज, हर कोई जानता है। हिम, उनको, हर कोई उनको जानता है। किनको जानता है? मिस्टर कलाम को जानता है, तो हम मिस्टर कलाम यहां पे लिख लेंगे। एवरीवन नोज मिस्टर कलाम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने इस वाक्य से इस चीज को बनाया है क्योंकि कलाम को प्रदर्शित करने वाला इसमें तो कोई फ्रेज है नहीं, ये अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है, ये अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है। यहाँ नाउन कलाम है और कलाम को प्रदर्शित करने वाला फ्रेज ये रखा हुआ है, तो इनको हम पास पास रख लेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ बचा नहीं जिससे हम सेंटेंस को बना पाएं। तो मतलब, और जो हिम शब्द है वो कलाम को ही प्रदर्शित कर रहा है कि हर कोई उनको जानता है। किनको जानता है? मिस्टर कलाम को। तो हर कोई मिस्टर कलाम को जानता है जो भारत के राष्ट्रपति थे। इसका अर्थ कुछ यूं निकलेगा, जो भारत के राष्ट्रपति थे। जैसे सुरेंद्रा ए लॉयर, सुरेंद्रा जो कि एक वकील है, इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा परम मित्र है। ऐसे ही यहां पर हमने इसको क्या कर दिया, सुरेंद्रा माई फ्रेंड, सुरेंद्र मेरा मित्र, इज ए लॉयर, वो क्या है? एक वकील है। सॉरी, यहाँ पे वेस्ट हमें नहीं लगाना है क्योंकि हमारे सिंपल सेंटेंस में वेस्ट नहीं दिया है। अगला सेंटेंस देखते हैं। माई अंकल लिव्स इन कोलकाता, मेरे चाचा जी कोलकाता में रहते हैं। इट इज ए बिग सिटी, ये एक बड़ा शहर है। क्या है बड़ा शहर? मतलब कोलकाता। तो ये जो ए बिग सिटी शब्दों का जो समूह है वो कोलकाता को ही तो प्रदर्शित कर रहा है, और इसके हमें अपोजिशन में ये लगा देना है। तो हम बना सकते हैं माई अंकल लिव्स इन कोलकाता, ए बिग सिटी, ए बिग सिटी। अब इसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है, लिव्स। हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। ये हमारा नाउन है और ये एक ऐसा फ्रेज है जो कोलकाता को ही प्रदर्शित कर रहा है। इसको उठाकर हमने इसके बाद में लिख दिया। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अशोका वाज ए ग्रेट किंग, अशोक एक महान राजा था। ही बिकम ए बुद्धिस्ट, वह एक बुद्धिस्ट बन गया। तो हम कैसे बना सकते हैं? इसमें फ्रेज कौन सा है? ठीक है, इस सेंटेंस में देखो कोई फ्रेज है जो अशोक को प्रदर्शित कर रहा है, या इस सेंटेंस में आप देखिए कोई फ्रेज जो अशोक को प्रदर्शित कर रहा है? बिल्कुल है, एक ग्रेट किंग। तो हम बना सकते हैं अशोका कॉमा ए ग्रेट किंग कॉमा। अब हम बना सकते हैं यहां से इस वाक्य को, बीकम ए बुद्धिस्ट, बीकम ए बुद्धिस्ट। बहुत सिंपल है। इस वर्ब को हमने खत्म कर दिया क्योंकि इस फ्रेज को इस नाउन के समीप में रख दिया, इसकी जरूरत नहीं रही, हमने खत्म कर दिया। और ही अशोक के लिए प्रदर्शित हुआ है तो ही की जगह पे हमने अशोक लिख दिया और बाकी वर्ब से वाक्य को जोड़ दिया। अब सुरेंद्र वाज ए ग्रेट पोएट, इसको अच्छे से समझना है। सूरदास वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी, सूरदास हिंदी के महान कवि थे। ही कंपोज्ड सूरदास, उन्होंने सूरदास की रचना की। इट इज ए फेमस बुक, ये एक प्रसिद्ध किताब है। यहाँ 3 सेंटेंस हैं, 2 नाउन दिए हैं और दोनों नाउन को प्रकट करने वाले फ्रेज हैं। जरा पहचानो, सूरदास वाज ए ग्रेट पोएट, तो सूरदास एक नाउन हो गया और ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी ये फ्रेज हो गया सूरदास को प्रकट करने वाला। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। ही कंपोज्ड सूरसागर, उन्होंने सूरसागर की रचना की। इट इज ए फेमस बुक, यह एक फेमस बुक है। क्या, कौन सी है फेमस बुक? सूरसागर। सूरसागर हमारा नाउन हो गया और इस नाउन को प्रकट करने वाला ये फ्रेज हो गया। तो कभी कभी आपके सामने ऐसे भी सेंटेंस होंगे जिनमें 2 नाउन दिए होंगे और दोनों को प्रकट करने वाले फ्रेज दिए होंगे। तो जो फ्रेज जिस नाउन को प्रकट कर रहा है उसके आसपास उसको रख दो और सेंटेंस बना दो। जैसे हम इसको बहुत सिंपल तरीके से कैसे बना सकते हैं,
सूरदास ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी, कॉमा ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी। अब इस वाक्य में बढ़ते हैं। ही सूरदास के लिए प्रयोग हुआ है, इसको काट दो, कंपोज्ड। ठीक है, सूरसागर, और इसके बाद हम लिख देंगे ए फेमस बुक, कॉमा लगाकर, ए फेमस बुक। उम्मीद है ये वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक करके अवश्य जाएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, पूरा प्रयास करूंगा कि आपके समझ में आए। इसी के साथ मैं पवन शर्मा विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।